Welcome students, welcome in Logos Coder. Today we are discuss the parts of constructor और देखते हैं आज हम कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इसकी जो मेन चीजें हैं आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसमें, ठीक है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम्स में देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूटिलाइजेशन क्या है, क्यों हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को, ठीक है, और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर। ओके, सो द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर to initialize the instance variable, okay, to initialize the instance variable, ठीक है। इसके दो पर्पस होते हैं, एक होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है, और दूसरा होता है कि उसको ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करना उस वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक। तो द मेन पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल्स, ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि एक क्लास है हमारे पास, सपोज, ठीक है, एक क्लास है टेस्ट, क्लास है टेस्ट, क्लियर। और हम यहां देखते हैं इन केस अगर हमारे पास सिंपल एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और सपोज इंट एज, सिंपल स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, दिस इज व्हाट, दिस इज द इंस्टेंस वेरिएबल। क्या है ये? इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल, ओके, दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल। लाइक अगर मैं कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल नहीं करता हूं, सपोज मान लीजिए हमने एक बनाया void display नाम का एक मेथड, डिस्प्ले, ओके, और हमने यहां पास किया system.out.println my name is equal to, ठीक, कॉन्कैटिनेट किया नेम को, ठीक है, एंड एसओपी के अंदर system.out.println my age is equal to प्लस ऑफ एज। प्रॉब्लम देखिए बिना कंस्ट्रक्टर का क्या होने वाला है और कंस्ट्रक्टर क्या करता है उस पे डिस्कस करने वाले हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग एरे args, ठीक है। देन वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट क्लास, टेस्ट t1 इक्वल टू न्यू टेस्ट and t1 dot display, okay, t1 dot display, then what is the output। अगर यहां देखें t1 dot display से ये क्या करेगा, इस मेथड की कॉलिंग करेगा, ठीक है, t1 dot display। तो यहां क्या है, नेम और एज। According to constructor is basically used to initialize the instance variable, but in this program we cannot declare any constructor। हम कोई constructor को यहाँ declare नहीं किए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी constructor हमारे पास नहीं है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे बनाया न्यू कीवर्ड के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो इट मींस, ध्यान रखिएगा, जावा के अंदर अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, एक क्लास के अंदर अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पुट कर देता है, ठीक है। इट मींस अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर इसमें पुट ऑन नहीं किया तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है, ठीक है। अभी पता चलेगा कैसे बनाता है। अगर उसने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया होगा तभी तो एक चीज हुआ। अगर मान लीजिए यहां देखें माय नेम इज, देन व्हाट इज द आउटपुट। तो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, अगर नहीं इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे देयर इज पुटिंग द डिफॉल्ट वैल्यू। तो स्ट्रिंग नेम, बिकॉज़ नेम इज व्हाट टाइप, स्ट्रिंग टाइप, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल, बिकॉज़ स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल। और एज किस टाइप का, इंट टाइप का, तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 0। तो व्हाट इज द आउटपुट, t1 डॉट डिस्प्ले माय नेम इज नल एंड माय एज इज 0, ठीक है। ये कैसे हुआ होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टर, जब हमारे पास हमने किसी कंस्ट्रक्टर को यहाँ नहीं लगाया है, तो कंपाइलर क्या किया होगा कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को पुट किया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसने इस तरीके से कुछ बनाया होगा टेस्ट, और उसने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया होगा, नेम इक्वल टू नल, ठीक है, और एज इक्वल टू 0। बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज नेम क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू कौन देता है, कंस्ट्रक्टर के चलने के बाद इंस्टेंस वेरिएबल के पास जो वैल्यू इनिशियलाइज होता है थ्रू कंस्ट्रक्टर होता है। तो नेम इक्वल टू व्हाट, नल, एंड एज इक्वल टू व्हाट, 0। दैट्स व्हाई अगर मैंने डिस्प्ले को कॉल किया तो माय नेम इज नल एंड माय एज इज 0, क्लियर। तो इसका मतलब अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया है तो प्रोग्राम्स में क्या करता है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को पुट करता है और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है,
दैट्स व्हाई कि अगर हमने इस मेथड को कॉल किया तो मुझे एक वैल्यू मिल रही है। नल इज अ व्हाट, इट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, स्ट्रिंग टाइप। स्ट्रिंग टाइप मतलब नेम की वैल्यू क्या है, नल, और जीरो क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ व्हिच, एज। ठीक है, नेम जीरो क्या है, एक वैल्यू है किसका, एज का। क्यों, बिकॉज इट इज डिक्लेयर एज अ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, इंट टाइप, एज इज डिक्लेयर एज अ इंट टाइप, और जीरो इज व्हाट, इट इज अ इंट वैल्यू, इंट वैल्यू। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। मैं फिर से बता देता हूं, टेस्ट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है जो हमने डिक्लेयर नहीं किया था। ठीक है, जो हमने नहीं बनाया था। तो अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, अपने आप यहां पे एक टेस्ट नाम का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। ठीक है, इस वजह से ये काम हो गया इसमें। ठीक, इसका मतलब कि अगर मैं इसको छोटे से तरीके से एक प्रोग्राम्स में देखूं, लाइक सपोज कीजिए कि अगर आपने कोई क्लास बनाया, सिंपल सा क्लास ए, ठीक है, क्लास ए, तो ये है बाय प्रोग्रामर, प्रोग्रामर आपने क्या किया, एक क्लास ए कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया, बट बाय कंपाइलर, बाय कंपाइलर वो इस चीज को रीराइट करता है और वो बनाता है क्लास ए और ए। ठीक है, बिकॉज कंपाइलर इसमें ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर को पुट करता है। ठीक है, लेकिन जब हम अपना कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बनाते हैं तो वी आर यूजिंग द ओन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम चाहे तो अपना कंस्ट्रक्टर यहां बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं बनाया तो कंपाइलर उसमें क्या करता है, अपना कंस्ट्रक्टर बना देता है। अगर आपने बना दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, या तो आप कंस्ट्रक्टर बनाओ या अदरवाइज कंपाइलर उसमें हमेशा क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही पुट करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर? चलिए तो देखते हैं। तो ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एक सिंपल सा वे। ठीक है, अब थोड़ी सी और बातें करते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूटिलाइजेशन और कैसे होता है, क्या है कंस्ट्रक्टर का यूटिलाइजेशन। तो एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, ये आई होप कि ये क्लियर हो गया। हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं, सिंपल सा। ठीक है, सपोज कि हमारे पास एक क्लास है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक क्लास है, हमारे पास एक क्लास है पर्सन। ठीक, हमारे पास एक क्लास है पर्सन। क्लियर? अब देखिए कंस्ट्रक्टर क्या है, वी आर यूजिंग, अगर कोई पर्सन है तो उसका क्या होगा, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और इंट एज मान लीजिए। क्लियर? ठीक, अब हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग एक मेथड बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पर्सन, और वी आर अप्लाइंग नेम इक्वल टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल। ध्यान दीजिए, नेम इक्वल टू सपोज कीजिए हमने दे दिया सौरभ। ठीक है, ठीक है, और एज इक्वल टू हमने दे दिया 20। क्लियर? चलिए अब क्या करते हैं, पब्लिक या एक मेथड बना लेते हैं, सपोज void डिटेल नाम का एक मेथड बना लेते हैं, डिटेल। ठीक है, एसओपी के अंदर व्हाट इज दिस, माय नेम इज व्हाट, कॉन्कैटिनेट ऑफ नेम। ठीक है, एंड एसओपी के अंदर माय एज इज व्हाट, कॉन्कैटिनेट कर देते हैं एज। क्लियर? देन हमने बनाया पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग एरे args। देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, वी आर डिक्लेयर टू इंस्टेंस वेरिएबल नेम एंड एज। ठीक है, देन डिक्लेयर द पर्सन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, बिकॉज कंस्ट्रक्टर नेम क्लास नेम सेम होना चाहिए और कंस्ट्रक्टर के पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो पर्सन से पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं है, दैट इज अ कंस्ट्रक्टर। ओके, दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर? हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या किया कि हमने नेम को इनिशियलाइज किया किससे, सौरभ से, और एज को इनिशियलाइज किया 20 से। क्लियर? अब हम यहां क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर? पर्सन, ठीक है, पर्सन p1 इक्वल टू, ठीक है, न्यू पर्सन,
न्यू पर्सन, क्लियर। देन p1 डॉट डिटेल, p1 डॉट डिटेल। देखिए अगर मैंने p1 डॉट डिटेल किया देन व्हाट इज दिस, ये p1 डॉट डिटेल इसको कॉल करेगा बिकॉज़ इट इज अ पर्सन, ठीक है। p1 क्या एक पर्सन है जो डिटेल को कॉल किया, तो नाम क्या निकल के आएगा उसका, माय नेम इज सौरभ, ठीक है, और एज इज 20, क्लियर। अगेन अगर किसी दूसरे पर्सन ने लेट सपोज पर्सन p2 इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, देन p2 डॉट डिटेल, क्लियर। तो p2 डॉट डिटेल अगेन किस मेथड को कॉल करेगा, डिटेल को, और फिर से नाम क्या आएगा, फिर से नाम आएगा उसका सौरभ एंड एज। क्या आपको लगता है कि किसी एक पर्सन का नाम सौरभ एंड 20 हो गया, तो फिर अगेन अगर किसी दूसरे पर्सन ने उसी मेथड को कॉल किया तो फिर उसका नाम सौरभ और 20 आ रहा है, क्लियर है, सौरभ और 20 आ रहा है, बिकॉज इट इज द फिक्स्ड वैल्यू बाय कंपाइलर बाय कंस्ट्रक्टर। ये देखिए इसने क्या किया, सौरभ को नेम में इनिशियलाइज कर दिया और 20 को एज में इनिशियलाइज कर दिया, इट मींस इट इज द फिक्स्ड वैल्यूज बाय कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ अगर मैंने p1 डॉट डिटेल कॉल किया तो उसने क्या किया, सौरभ और, चलिए ठीक है एक बंदे का नाम सौरभ और 20 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट अगेन अगर किसी दूसरे बंदे ने उसी मेथड को कॉल किया तो क्या उस बंदे का नाम सौरभ और एज ही हो, ऐसा कोई कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी बंदे का नाम सौरभ और 20 हो चुका है तो किसी दूसरे बंदे का डिटेल में सौरभ और 20 फिर क्या है, अगेन अगर पर्सन 3 है, पर्सन 3 इक्वल टू न्यू पर्सन, then again p3 dot display detail again what, again the same condition, same output saurav and 20, ठीक है। तो every time you declare the object the output remains same, what is the output, saurav and 20, clear, just because of default constructor, because default constructor क्या करता है, default constructor to initialize the instance variable, default constructor to initialize the instance variable when the object is created, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो उस समय ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे रहा है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो ये कंस्ट्रक्टर इंस्टेंस वेरिएबल को फिर अगेन इनिशियलाइज कर रहा है, और जब ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो रहा है तो फिर से वो इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या है कि आपका जो आउटपुट है वो हमेशा सेम आ रहा है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अगर एक चीज के लिए यूज किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलता है, बट इन द केस अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ पर्संस है, आपके पास बहुत सारे आदमी, बहुत सारे लोगों का डिटेल्स बताना है, फिल करना है, तो इस केस में ये चीज तो फेल हो जाएगा ना, फिर ये चीज तो फेल हो जाएगा। सर मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ऐसे वैल्यू क्यों लूं, मैं डायरेक्टली यहां से वैल्यू दे देता, ठीक है, मैं यहां से डायरेक्टली वैल्यू दे सकता था। कैसे दे सकता था, सपोज कीजिए अगर मैं कंस्ट्रक्टर ना बनाऊं, अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता, ठीक है, एक सिंपल सा अप्रोच फिर से देखते हैं क्यों कि भाई अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम दूसरे तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लेट सपोज मान लीजिए अगर हमने ऐसा बनाया पर्सन p1 इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, और इसको हम कमेंट बना लेते हैं, ठीक है, देन हम ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस वेरिएबल की कॉलिंग कर सकते हैं, देन p1 डॉट नेम इक्वल टू सौरभ, ठीक है, एंड p1 डॉट एज इक्वल टू व्हाट, 20, देन p1 डॉट डिस्प्ले, देन p1 डॉट डिस्प्ले, देन व्हाट, अगर मैंने ऐसा कॉल किया तो क्या किया, इसने इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, नेम की वैल्यू को और एज की वैल्यू को, तो ये देखिए दोनों इनिशियलाइज हो गया फॉर p1 ऑब्जेक्ट, ये चीजें तीनों आ गई, तो नेम इज सौरभ एंड एज इज 20, देन अगेन द सेकंड ऑब्जेक्ट, मान लीजिए पर्सन p2 इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, देन p2 डॉट नेम इक्वल टू, मान लीजिए मैंने यहां पास कर दिया भविष्य, ठीक है, और p2 डॉट एज इक्वल टू हमने पास कर दिया यहां 20, क्लियर, देन व्हाट इज p2 डॉट डिस्प्ले, क्या होगा अगर मैं p2 डॉट डिस्प्ले करूंगा, अगेन ये क्या गया, इंस्टेंस वेरिएबल फॉर पर्सन 2, तो p2 डॉट नेम भविष्य एंड p2 डॉट एज 22, तो जो पर्सन 2 है उसने अपने इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करके क्या इनिशियलाइज किया, भविष्य, और पर्सन p2 अपने एज को क्या इनिशियलाइज किया, 22,
तो ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल, एक भविष्य के लिए और फिर ये एज 22 के लिए, और अगेन इसने डिस्प्ले कॉल किया तो आउटपुट क्या आएगा, भविष्य एंड 22। तो एक बार ये सौरभ P1 के लिए एंड P2 के लिए भविष्य एंड 22। तो मेथड इज सेम, ठीक है। और P1 और P2 से हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाकर इस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। तो पहला मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज करते हैं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स अगर हमारे पास ज्यादा है तो क्या होगा, वैल्यूज रिमेन सेम होगा, ठीक है। दूसरा अप्रोच कि अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाकर अगर बंदों का नाम यहीं से इनिशियलाइज करूं, तो अगर हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं तो मुझे ये नंबर ऑफ लाइंस हर बार एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है। ये देखिए, एक बंदे के लिए P1 बनाकर मेरे को 3 लाइन लिखना पड़ा, फिर मैंने दो बंदे, फिर दूसरा बनाया, फिर मेरे को 3 लाइन लिखना पड़ा, ठीक है। तो हर बार मुझे ये 2 लाइन हमेशा एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है फॉर द डिफरेंट टाइप, डिफरेंट पर्सन, ठीक है। जितने भी पर्सन हमारे पास वैरी करेंगे मुझे ये लाइन हर बार लिखना होगा, ठीक है। हर बार आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ आपको इंस्टेंस वेरिएबल को भी इनिशियलाइज करना है, बिकॉज़ वी आर नॉट यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। If we are using the default constructor, what is the problem? The problem, the value is remain same all the objects. Clear है? The value is remain same all the objects. ठीक है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे सबके वैल्यू सेम हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं इस प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करूं और मैं डायरेक्टली यहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करूं, तो फिर सेकंड अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि सर आपको नंबर ऑफ लाइंस हमेशा आपको बढ़ाने पड़ेंगे। इफ इन केस मान लीजिए अगर आपके पास 1000 पर्संस का एंट्री करनी है, तो आपको क्या करना है, 1000 बार तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और साथ ही साथ ये 2000 बार तक ये लाइन लिखने होंगे, तो आप प्रोग्रामिंग का लेंथ समझे कहां से कहां चला जाएगा, ठीक है। तो ये कोई सेंस नहीं है कि आप किसी एक छोटे से काम के लिए 2000 या 4000 लाइन की कोड करें, तो इसको ऑप्टिमाइज करें, ठीक है, इसको ऑप्टिमाइज करें। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या है कि सर मैं ऑब्जेक्ट तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, लेकिन ये जो नाम और एज है वो हर ऑब्जेक्ट और हर पर्सन के लिए अलग अलग ट्रीट हो, अलग अलग तरीके से काम करे, तो वो कैसे होगा, क्लियर है। तो इंस्टेंस वेरिएबल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज तो होता है, बट प्रॉब्लम क्या है ये समझ में आ गया। उस प्रॉब्लम को अगर मैं इस तरीके से एलिमिनेट करूं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है ये समझ में आ गया। देन इन दोनों अप्रोच से हम तीसरे अप्रोच पे पहुंचते हैं और तब देखते हैं कि उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होता है उस प्रॉब्लम का, ठीक है। देन such type of problems eliminated by the parameterized constructor. The second type of constructor is called parameterized of constructor, ठीक है। तो there is two type of constructor, one is default and second one is parameterized constructor, ठीक है। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए वी आर यूज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। कुछ नहीं, इस प्रोग्राम में हम क्या करें, थोड़ा सा चेंज कर दें और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना दें, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्लियर। देखिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है कि मुझे पैरामीटर में कुछ वैल्यूज पास करने होंगे, देन वी आर पासिंग अ स्ट्रिंग वैल्यू m and int a, क्लियर। देन यहां क्या करते हैं, हम इंस्टेंस वेरिएबल और इस पैरामीटराइज्ड वैल्यू को असाइन कर दें, मतलब व्हाट इज नेम इक्वल टू m and age equal to a. It means what? Name is assigned into n and a is assigned into age. मतलब इस पैरामीटर की वैल्यू को मैंने कहां डाल दिया, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, एंड कॉल देम, क्लियर। अब इसको हम कॉल करके देखते हैं कि कैसे हम हर पर्सन के ऊपर इसको काम करके देखते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। क्या प्रॉब्लम था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करने में कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ज्यादा क्रिएट करना है तो हमारे रिजल्ट्स क्या है, सेम हो रहे थे, ठीक है। तो मुझे उस चीज से बचने के लिए वी आर अप्लाइंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो लाइक पर्सन P1 इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है। और व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर, स्ट्रिंग वैल्यू, देन भविष्य एंड एज इक्वल टू 22, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट व्हाट इज द, दिस इज द स्ट्रिंग वैल्यू एंड दिस इज द इंट वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा
और उसके पैरामीटर में क्या पास है, एक स्ट्रिंग वैल्यू, दूसरा इंटीजर वैल्यू। हमारे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना है जिसके पैरामीटर में एक इंटीजर स्ट्रिंग वैल्यू और दूसरा इंटीजर वैल्यू। तो ये जो भविष्य है, इट इज अ वैल्यू टू पुट ऑन n, और ये जो 22 है, इट इज अ वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो यहां क्या पहुंच गया, भविष्य एंड 22। तो n में वैल्यू कितनी है, भविष्य, a में वैल्यू कितना है, 22, असाइन इनटू नेम एंड असाइन इनटू एज। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर असाइनिंग द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल रेफर टू भविष्य एंड एज इज 22। देन अकॉर्डिंग टू p1 डॉट डिटेल, अकॉर्डिंग टू p1 डॉट डिटेल, व्हाट इज द आउटपुट, ये वैल्यू कहां, n और a में जाकर किसको इनिशियलाइज कर दिया, नेम और एज को। तो यहां नेम की वैल्यू कितना है, भविष्य, और एज की वैल्यू कितनी है, 22। क्लियर है, देखिए एक ऑब्जेक्ट से ये सेम काम कर गया, यही डिटेल मेथड यहां से काम कर गया। अगेन पर्सन 2, पर्सन p2 इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, और पास करते हैं यहां, जैसे मान लीजिए सौरभ एंड 20, then what is the output, Saurabh is assigned into n, 20 is assigned into a, n is assigned into name and a is assigned into age. Clear? That's why again the name value is what, the name value is Saurabh and the age is 20. Then what is the output, if you are p2 dot detail, ठीक है, p2 dot detail, then what is the output, name and age, name equal to Saurabh and age equal to 20। क्लियर है, देन इफ वी आर टेकिंग मान लीजिए p3, ठीक है, p3 पर्सन p3 इक्वल टू न्यू पर्सन। ठीक है, नेम इक्वल टू पारुल। ठीक है, एज इक्वल टू 25, then what is the output, the name is assigned into this n and age is assigned into this a। ठीक है, n की वैल्यू नेम में, a की वैल्यू एज में, then the next output is what, p3 dot detail, the output is what, the name equal to Parul and age equal to 25। क्लियर है, दिस रिजॉल्व द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। देखिए यहां हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने एसेंशियल चीजों को नोट कर रहे हैं। एसेंशियल ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी था, ऑब्जेक्ट से मेथड की कॉलिंग करनी कंपलसरी थी, बट ये जो काम जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस बढ़ा रहा था, वो सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, सारे के सारे सॉर्ट हो गए। क्लियर है, देन p1 डॉट डिटेल व्हाट, p1 डॉट डिटेल नेम इक्वल टू एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी। ठीक है, एवरी ऑब्जेक्ट इज हैज ओन आइडेंटिफिकेशंस। ये देखिए पहला ऑब्जेक्ट के लिए भविष्य एज 22, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए सौरभ एज 20 एंड तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए पारुल एंड 25। इसी तरह से मेरे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट की क्या करूंगा मैं, पैरामीटराइज कॉलिंग करके उसकी वैल्यूज को पैरामीटर में पास करके मैं रन टाइम पे वैल्यू को अचीव कर लूंगा। क्लियर है, तो जब भी ये प्रोग्राम चलेगा मुझे सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज मिलना शुरू हो जाएगा विद द डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट वैल्यूज। क्लियर है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट वैल्यूज। तो ये एक खास बात थी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्यों हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं और कहां मुझे करना पड़ेगा। क्लियर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या किया, ऑब्जेक्ट से इंस्टेंस वेरिएबल की कॉलिंग करने से क्या प्रॉब्लम थी, देन उन दोनों के प्रॉब्लम्स को किसने रिजॉल्व कर दिया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू यूज इन योर प्रोग्राम्स। क्लियर है, इस प्रोग्राम को चला के देखें और आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे कर रहा है। क्लियर, बाकी अभी बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्टर के केस में है, तो पहले पैरामीटराइज तक पहुंचते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ मॉडिफायर्स लगाकर कि कंस्ट्रक्टर के केस में हम इसको कहां-कहां तक इस्तेमाल करेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको। देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट। अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू कि जो हम लोगों ने देखा वो कैसे यूज हो रहा है। ठीक है, और इसको सेव करते हैं अपने फोल्डर में, लाइक टेस्ट डॉट जावा, रिप्लेस इट, यस। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे args। चलिए ओके, सपोज हमने यहाँ पे लिया एक सिंपल सा मैसेज पास कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं अपने प्रोग्राम्स को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन टेस्ट क्लास। ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। ठीक,
रन करें इसको cmd cd बैकस्लैश cd रोबस्ट, ठीक है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ठीक, देन जावा टेस्ट, आगे टेस्ट क्लास, ठीक है, ये चल रहा है। चलिए अब क्या करते हैं, टू डिक्लेयर an instance variable like string name and int age, clear? With the help of constructor we are initialize the instance variable like name equal to what, suppose हमने दिया सौरभ, ठीक है, name equal to सौरभ and age equal to what, like 20, clear? Then हमने क्या किया, एक मेथड बनाया, ठीक है, void detail, ठीक है, void detail पास करते हैं system dot out dot println, clear? What the message is, my name is equal to plus of name, clear? Then system dot out dot println ठीक है, my age is equal to plus of age, clear? Then just pass the object, only this बता दो, ठीक है, test t1 equal to new test, clear? Test t1 equal to new test. Then what, t1 dot detail, t1 dot detail, clear? t1 dot detail हम देखते हैं तो t1 dot detail से कैसे काम करता है, सेव किए, ठीक है, अगेन कंपाइल एंड ये देखिए, माय नेम इज सौरभ एंड माय एज इज 20, ठीक है। देन वी आर यूज अ सेकंड ऑब्जेक्ट, हम एक दूसरा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, लाइक टेस्ट t2 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक, टेस्ट t2 इक्वल टू न्यू टेस्ट एंड t2 डॉट डिटेल, ठीक है, अगेन सेव, ठीक है, कंपाइल एंड रन। ये देखिए, नेम इक्वल टू सौरभ, एज इक्वल टू सौरभ, नेम इक्वल टू सौरभ एंड एज इक्वल टू सौरभ फॉर विच ऑब्जेक्ट, दिस इज योर t1 एंड दिस वन इज t2। इन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास जो डिटेल्स है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, just because of what, because we are the initialized a instance variable through सौरभ and age equal to 20, ठीक है। इस वजह से वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उसको क्या कर रहा है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो वैल्यूज है उसको इनिशियलाइज करके फिक्स कर दे रहा है, ठीक है। तो नेम इक्वल टू सौरभ एंड एज इक्वल टू 20, ठीक। तो ये प्रॉब्लम समझ रहे हैं। मान लीजिए इसको अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली देखें तो सपोज करिए मैं टेस्ट की जगह पर्सन ले लूं, पर्सन, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ भी मैंने क्या लिया, पर्सन, और यहाँ भी मैं टेस्ट की जगह क्या कर दूं, पर्सन, ठीक, पर्सन, और यहाँ भी पर्सन, क्लियर है। प्रोग्राम को सेव कर ले, थोड़ा रीनेम कर ले, पर्सन डॉट जावा, देन चला के देखे इसको, ठीक है। पर्सन सेव किया भाई, कंपाइल किया, अगेन, ठीक है, जावा से पर्सन डॉट जावा, ठीक है, देन जावा पर्सन, नेम इक्वल टू सौरभ एंड एज इक्वल टू 20। ये दोनों पर्सन, चाहे वो t1 t2 पर्सन हो या p1 p2 हो, किसी के लिए भी वो वैल्यू को क्या कर रहा है, वो सेम बना के ला रहा है, क्लियर है। दोनों पर्सन के लिए क्या है, वो वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों पर्सन के लिए वैल्यू सेम आ रही है। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, बिकॉज वी आर डिक्लेयर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है।
अगेन अगर मैं कोई दूसरा अप्रोच इस्तेमाल करूं वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, तो हम क्या कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए सपोज मैंने इसको कमेंट बनाया और यहां हमने स्टार्ट किया क्या, लाइक p1 डॉट, मान लीजिए हमने यहां स्टार्ट किया p1 डॉट नेम इक्वल टू व्हाट, सौरभ, clear, then p1 dot age equal to what, 20, then p1 dot detail, then again suppose मैंने इसको कमेंट किया और इसको चलाया, देखिए मैंने क्या किया, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज किया विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट p1 डॉट नेम एंड p1 डॉट एज। ठीक है, चला के देखिए इस फाइल को, कंपाइल, ये देखिए नेम इक्वल टू सौरभ एंड एज इक्वल टू 20 आ रहा है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। देन हम p2 के लिए देखते हैं। अगेन मुझे p2 के लिए क्या करना होगा, सेम अप्रोच, मुझे ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को इनिशियलाइज करनी होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से वैल्यूज को इनिशियलाइज करना होगा, कैसे, p2 डॉट नेम इक्वल टू व्हाट, लाइक भविष्य, ठीक है, एंड p2 डॉट एज इक्वल टू व्हाट, लाइक 22, क्लियर। अब ये p2 के लिए देखते चला था कि p1 और p2 के लिए क्या होता है, क्लियर है, ये देखिए कंपाइल एंड रन, ये आ गया। देखिए फॉर द इंस्टेंस ऑफ p1 जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए नेम इक्वल टू सौरभ एंड एज इक्वल टू 20, ठीक है, और जो p2 ऑब्जेक्ट है उसके लिए नेम इक्वल टू क्या, भविष्य एंड एज इक्वल टू 22। देन अगेन अगर मान लीजिए मैं कोई तीसरा वेरिएबल लेके देखता हूं, मतलब n नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले सकता हूं, तो मान लीजिए अगर मैंने कोई वेरिएबल थर्ड लिया, पर्सन p3 इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, देन p3 डॉट नेम इक्वल टू व्हाट, लाइक सपोज मान लीजिए एक वेरिएबल ले लिया पारुल, ठीक है, और p3 डॉट एज इक्वल टू मान लीजिए हमने यहां कर दिया 25, क्लियर, देन p3 डॉट डिटेल, p3 डॉट डिटेल, देन नो इशू, हम इस फाइल को दोबारा से कंपाइल करें, कंपाइल एंड रन, ये देखिए हमने क्या किया, फॉर सौरभ एंड 20 p1, भविष्य एंड 22 p2 एंड पारुल एंड 25 दैट इज अ p3, then we are declare a three objects creating a three objects p1 p2 and p3, ठीक है। इन तीनों ऑब्जेक्ट से मैंने इनके सेपरेट नेम एंड एज को कॉल किया, ये देखिए ये नेम और एज किसके लिए, p2 के लिए, ये नेम और एज किसके लिए, p3 के लिए, और जो ये नेम और एज है वो किसके लिए, p1, क्लियर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम इसको कॉल करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बहुत हैं, तो आप ये देख रहे हैं मुझे नंबर ऑफ लाइंस सेम लिखने पड़ रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है कोड धीरे धीरे, ठीक है। अगर मेरे पास 3 है 4 है 5 है n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, लाइक वी आर यूजिंग 1000 टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, देन हमारे पास ये लाइंस कहां चले जाएंगे, ये प्रोग्रामिंग को बहुत लंबा बना देगा, ठीक है। एक सिंपल से काम करने के लिए, वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए मुझे बहुत लाइंस लिखने पड़ेंगे इस प्रोग्राम में, तो ये हमारी प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ा देगा और ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स नहीं है, ठीक है। तो देन वी आर यूज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, देन वी आर अप्लाइंग स्ट्रिंग n कॉमा int a, ठीक है, देन वी आर automatically assigning n into a name and a into age, clear। अब there is no need of so much lines, इन लाइंस का कोई काम नहीं मेरे को, we are eliminate this line and eliminate this lines, ठीक है, simple, p1 dot detail, clear। then we are approach what, then we are passing a parameterized value, then what, the first object name is Saurabh and age is what, age is 20, the second object name is what, the name is and the age is 22, the third object name is what, the name is
ठीक है, पारुल एंड एज इज 25, क्लियर। देन P1 is an object taking the two parameter values सौरभ एंड 20। क्या करना है, जैसे ही JVM एक ऑब्जेक्ट बनाएगा उस ऑब्जेक्ट ने के मदद से इंस्टेंस वेरिएबल क्या करेगा, अपने आप को इनिशियलाइज करेगा। किस तरीके से, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की वजह से। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, क्लियर। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा तभी हमारे पास क्या होगा, हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो इनिशियलाइज हो जाएगा थ्रू पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जो भी कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में वैल्यू आ रही है वो किसको मिलने वाला है, हमारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को, क्लियर। क्लियर है। तो ये n की वैल्यू किसमें चला गया, नेम में, और इस a की वैल्यू किसमें पहुंच गया, एज में। दैट्स व्हाई नेम एंड एज बोथ आर इनिशियलाइज्ड टू कॉल टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट P1, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन द ऑब्जेक्ट P1 द नेम एंड एज वेरिएबल इज टू बी इनिशियलाइज्ड, क्लियर। देखिए, तो यहाँ P1 डॉट डिटेल, P2 डॉट डिटेल एंड P3 डॉट डिटेल। तो सेम अप्रोच जो P1 के लिए है सेम वही P2 के लिए एंड सेम P3 के लिए। वी आर ओनली डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट एंड कॉल द मेथड, सिंपल। तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा बिकॉज़ इट इज द कंपल्सरी एक्टिविटी। आपको डिटेल नाम के मेथड को तो कॉल करना ही है, ठीक है। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रहे थे उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने का, वो हमसे एलिमिनेट हो गया विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को सेव करें और कंपाइल करके देखें। ये देखें, कंपाइल पर्सन, ठीक है, सेमीकोलन P1 डॉट डिटेल, एक सेकंड, P1 डॉट डिटेल यहाँ, ओके, P1 डॉट डिटेल, चेक चेक, ठीक है, सेव, देन कंपाइल, कंपाइल एंड रन। ये देखिए, नेम इक्वल टू सौरभ एंड 20, नेम इक्वल टू भविष्य एंड 22 एंड नेम इक्वल टू पारुल एंड 25। आई होप कि ये आउटपुट आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है। विद द हेल्प ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमने क्या किया, इस पैरामीटर में हमने इंस्टेंस वेरिएबल के लिए वैल्यू पास कर दिया और इस चीज को हमने कॉल कर दिया, क्लियर। तो देख लीजिए इसमें एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास पर्सन स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, पर्सन स्ट्रिंग एंड इंट एज, ठीक है, n की वैल्यू नेम में और a का वैल्यू एज में। डिटेल नाम का मेथड मैंने कॉल किया, ये यहाँ है, ठीक है, नेम और एज, क्लियर। फॉर ऑब्जेक्ट P1 we are passing the two parameters Saurabh and 20, then to using the P1 to call the detail method, ठीक है, P1 dot detail, आगे ये detail methods को कॉल करके name and age, clear। then same process with the P2 object passing the parameter भविष्य and 20, ठीक है, P2 dot detail, and the same approach of object P3 क्या है, parul and details 25, ठीक है, और call P3 dot detail for putting the output, ठीक है। ये देखिए, क्लियर है। आई होप कि ये प्रोग्राम्स और ये कंस्ट्रक्टर की डेमोंस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी हम और बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर को, तो देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ओके।